लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल झेलनी पड़ती है, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से हो या फिर यात्रा के लिहाज से हो या फिर जो लोग यहाँ इस तरह के सिचुएशन में फंस जाते हैं उनके लिहाज से हो। कई बार इसी मलबे की चपेट में आकर जब बड़े बड़े पत्थर बॉडी से या सर से टकराते हैं तो ऑन द स्पॉट लोगों की डेथ हो जाया करती है, और यही हमने केदारनाथ आपदा के वक्त देखा भी था। शुभ्रा, ये तस्वीरें बिल्कुल ये ठीक उस वक्त की तस्वीरें हैं जिस वक्त ये हादसा हुआ था, बादल फटा था और उसके बाद क्या स्थिति पैदा हुई आप देख सकते हैं। वहां पर बड़ा जमावड़ा लोगों का, यात्रियों का मौजूद था और वो स्तब्ध रह गए। कई लोग वीडियोस बनाने लगे, लेकिन उसके बाद जो पानी आप वहां से बहता हुआ देख रहे हैं वो पानी जब चट्टानों से होकर निचले इलाकों में पहुंचा तब भारी तबाही मची है। और उसके बाद अभी तक की जानकारी यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। आज सुबह भी बारिश हुई है, ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब सैलाब चला था ऊपर से। और पहाड़ी इलाकों में वैसे भी यात्रा करना बहुत कठिन होता है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती है आप समझ सकते हैं कि क्या बीती होगी उन लोगों पर जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। और ये देखिए, ये कैंप्स बने हुए हैं और इन्हीं कैंप्स में लोग भी मौजूद थे जब ये पानी ऊपर से आया। आप देखिए कैसे कैंप्स को बहाता हुआ लेकर चला गया और उसमें कई लोगों की जान गई है। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक तस्वीर है और सबसे ज्यादा पास से इस सैलाब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग आसपास खड़े हुए थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बचने के लिए जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि सैलाब कौन सी शक्ल कब ले ले, कैसे बहुत ज्यादा भयानक रूप ले ले, ये कोई समझ नहीं सकता। ये सैलाब जो कि चट्टानों से नीचे की तरफ गिरता हुआ, और जैसे अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें आपने देखी भी, नीले और पीले रंग के जो टेंट्स लगे हुए थे चट्टानों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, दुर्गम जगह जहां पर थोड़ी सी भी समतल जगह थी वहीं पर टेंट्स लगाए गए थे अमरनाथ यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए कि यहाँ पर रेस्ट करें, व्यवस्था उनके लिए थी और फिर आगे अपनी यात्रा पर बढ़ जाएं। लेकिन जब सैलाब बहा तो न सिर्फ टेंट्स, न सिर्फ लंगर, बल्कि इंसानों को भी अपने साथ ये सैलाब बहाता हुआ चला गया। और कुछ तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं कि वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते। पुरुष हुए, महिला हुए, बुजुर्ग हुए, सबको सैलाब अपने साथ लेता हुआ चला गया और जो इस सैलाब की चपेट में आ गया उसकी जान बचाना नामुमकिन ही समझिए, बहुत मुश्किल रहता है। और जैसे कि अभी पीके मिश्रा सर बता भी रहे थे कि सूखा मलबा और इस तरीके का सैलाब बहुत ज्यादा फर्क होता है। अगर इस तरह के सैलाब में कोई धंस जाए या फिर जम जाए तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल उसकी जान को बचाना होता है। कैसे ग्राउंड जीरो पर सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, वो लगातार एक एक तस्वीर के जरिए आप समझ पाएंगे। कुछ लोग तो इतना ज्यादा जख्मी थे कि उन्हें 4 लोगों के जरिए उठाकर ले जाया गया, स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाया गया, क्योंकि वो अपने कदमों पर चल नहीं पा रहे थे। ये तस्वीरें भयानक हैं। इंडियन एयरफोर्स के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अब अपनी भूमिका निभाई जा रही है। और जैसे कि प्रफुल्ल सर बता रहे थे कि जब सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है उस वक्त इंडियन एयरफोर्स का सहारा लिया जाता है। डॉग स्क्वाड के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राहुल लाल, ये तस्वीरें हैं जहां पर सबके सहयोग की जरूरत होती है। यहाँ पर छीटाकशी नहीं होनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है इस वक्त वहां फंसे हुए लोगों को निकालना। 40 से ज्यादा लापता अभी भी हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बिल्कुल एक जो डिफिकल्ट टेरेन में ये यात्रा होती है और वहां पे ये दुर्घटना हुई है। लेकिन कुछ चीजों में हम लोगों को लग रहा है कि जैसे रिस्पांस टाइम काफी कम रहा है। एक तरह से जिस तरह से आईटीबीपी के जवान है, एनडीआरएफ के जवान है, सेना के जवान है, तो घटना घटते ही कल से लगातार मैं देख रहा हूं कि काफी तेजी से त्वरित समय में जो है कि रिस्पांस लिया गया है। वहां पे काफी तेजी से जो है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। जो एक चीज आप कह रही थी कि देखिए, एक तो ये कोई सूखा भवन या जो बिल्डिंग्स गिरते हैं उसका मलबा नहीं है, एक तो यहाँ पे मलबा लिक्विड रूप में है। दूसरा चीज के टेम्परेचर काफी नीचे है, यानी कि देखिए हम लोग उसको सामान्य रूप में कहते हैं हाइपोथर्मिया, कि जब आप बर्फ में या काफी लो टेम्परेचर में जब होते हैं तो आपके शरीर का टेम्परेचर भी काफी नीचे हो जाता है। तो अगर वैसे स्थिति में भी सर्वाइव करना एक बड़ा मुश्किल सा चीज होता है। उस स्थितियों में ऑपरेशन करना भी एक कठिन सा चीज होता है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं राहुल जी, हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। सेना के जवान, एयरफोर्स के जवान डटे हुए हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं। एक सवाल और यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी और वो है पर्यावरण से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब जून जुलाई के मौके में अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है। तमाम यात्री जत्थेदार वहां पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन केदारनाथ में जब इस तरह का हादसा हुआ था, प्राकृतिक आपदा आई थी, तब भी पर्यावरण को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे। और इस बार भी ये पूछा जा रहा है पर्यावरण के जो जानकार हैं उनकी ओर से कि क्या ऐसे हादसे अब बढ़े हैं, क्या इस दिशा में भी सरकार को, प्रशासन को सोचना चाहिए? बड़ा गंभीर सवाल है और कहीं न कहीं देखिए
केदारनाथ हादसे के समय में भी हम लोग उसी अंततः उसका मूल कारण यही था कि हमारे पर्यावरणीय क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों में काफी ज्यादा छेड़छाड़ हो रहा है और वो स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। तो किस तरह से हम लोग एक बृहत्तर संदर्भ में उन गतिविधियों को कैसे रोकें, ये भी बड़ा आवश्यक चीज है। दूसरी चीज की देखिए, मैं वकार भाटी की कुछ बातों से मैं भी सहमत हूं कि देखिए जब इसमें भीषण वर्षा हो रही है, तमाम हिमालय के क्षेत्रों से जो दृश्य भी दूसरे अन्य क्षेत्रों से भी आ रहे हैं, वो दृश्य भी बड़े चिंतित करने वाले दृश्य हैं। तो जब वर्षा की इंटेंसिटी हाई हो, जब मौसम काफी खराब हो, तो वैसे स्थितियों में यात्रा को थोड़ा और रोकने में सावधानी बरतने की भी जरूरत है, क्योंकि इस मामले पर भी हम लोगों को जरूर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो पर्यावरण के मामले पे लोगों को और सजग करने की जरूरत है। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या हम लोग कहीं संवेदनशील क्षेत्र में आवश्यकता से ज्यादा ही हम लोगों की गतिविधियां तो तेज नहीं हो रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और सरकार को भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हिमालय का पर्यावरण केवल हिमालय के लोगों तक सीमित नहीं है कि वही के लोग कुछ कर रहे हैं उसी के आधार पर हो रहा है, क्योंकि जब पर्यावरण का मामला आता है, तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि स्थानीय लोगों के साथ जो श्रद्धालु, जो यात्री वहां पर पहुंचे हुए थे, उनके साथ सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है और हर किसी की प्राथमिकता यही कि बस लोगों की जान किसी तरीके से बच जाए। जो ताजा तस्वीरें अभी अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रफुल्ल सर, इन तस्वीरों को देखकर कई सवाल जहन में हमारे भी हैं, दर्शकों के भी होंगे। आप एक एक करके सबका जवाब दीजिएगा। अभी मौजूदा स्थिति, जब एक बार बादल फट चुका है, सैलाब तबाही ला चुका है, उस लिहाज से ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितना ज्यादा चैलेंजिंग है? बारिश लगातार अभी रुक रुक कर हो रही है, कितना ज्यादा चैलेंजिंग है? तापमान किस तरीके का वहां पर रहता है, कितना ज्यादा चैलेंजिंग है? और इंसान तो इंसान होते हैं ना, कलेजा पसीजता है जब आप अपने आगे डेड बॉडीज को देखते हैं, बॉडियां मलबे में धसी हुई देखते हैं, कितना ज्यादा चैलेंजिंग है? प्रफुल्ल सर, चैलेंजिंग की बात कर रहे हैं, ये वाकई में चैलेंजिंग होता है। इसीलिए मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज अच्छी आ रही है, बोलिए। आ रही है ये अच्छा, थैंक यू। ये बेसिकली जो ये सारी की सारी जो ट्रेनिंग होती है, इन सब चीजों को मद्देनजर रखती है। अब देखिए, जैसे कि टेम्परेचर्स डाउन होते जाएंगे, पानी बढ़ता जाएगा, सैलाब बढ़ता जाएगा, तो और नए एरियाज की रेकी होगी, वहां नए एस्टैब्लिश नए हेलीपैड बनेंगे, नए MI रूम, मिलिट्री मेडिकल सेंटर्स बनेंगे या एयरफोर्स के सेंटर्स जो होंगे वो बनेंगे, ताकि और लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स की का प्रावधान होगा। तभी बड़े हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, ज्यादा सामान की जरूरत पड़ेगी, शायद ट्रैक्टर्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी। इसलिए Mi-17 जैसे आप देख रहे हैं, ये ऐसे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर ये भी लाए जाएंगे। ये सब की सब चीजें होंगी। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मैं बताना चाहता था कि अभी बात हो रही थी कि प्रकृति से खिलवाड़ की बात हो रही थी। ये एक जिनेवा कन्वेंशन में ये एक कन्वेंशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर मिलिट्री गेन्स। ये लड़ाई का तरीका भी है कि अगर बादल से खिलवाड़ करो तो आप दुश्मन के एरिया को पानी से बहा सकते हो। ये एक वेपन के तरह इस्तेमाल होता है, जिसको जिनेवा कन्वेंशन में बैन किया गया है। सारी कंट्री इसको कहते हैं एनमॉड, एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन फॉर मिलिट्री गेन्स। ये भी, इस पे भी बड़ा शक उठता है कई कंट्रीज पे कि साइबर ऑपरेशन के साथ में आप वो क्या कहते हैं, तमाम पहलुओं पर हमें विचार करना होगा। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यही है कि बचाया जा सके उन लोगों को जो वहां अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। 40 लोग करीब लापता हैं और लगातार सेना का, ITBP का, NDRF, SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए।